इग्नू MHI 10 भारत में नगरीकरण का चैप्टर 1। MHI 10 नगरीकरण क्या है? परिचय। नगर मानव की बसावट का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। नगरों के निर्माण प्रक्रिया ही नगरीकरण है। नगरों के निर्माण की प्रक्रिया लगभग 5000 वर्ष पहले इराक, मिस्र में शुरू हुई। वर्तमान में अधिकांश लोग नगरों में रहते हैं, परंतु 20वीं शताब्दी के आरंभ तक यह संख्या बहुत कम थी। उस समय लोग मुख्यतः वन बस्तियों और कृषि उत्पादन वाले गांवों में रहते थे। समय के साथ नगरों का उत्थान पतन होता रहा, परंतु नगरों के अस्तित्व एक क्षेत्र अथवा दूसरे क्षेत्रों में लगातार बना रहा। नगरों का निर्माण एक मौलिक प्रक्रिया है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक मानवीय संकेंद्रीकरण और उसके सामाजिक संबंधों के सबसे बड़े केंद्र रहे हैं, जहां मानव अभिव्यक्ति के रूप में मंदिर, स्मारक, मकबरे और महल नगरीय कला और वास्तु के रूप में मिलते हैं। नागरिक विवाद के अनुभव के रूप में सामाजिक उत्सव, धार्मिक एवं सैनिक जुलूस और दार्शनिक वाद विवाद भी मौजूद थे। नगरों का उद्भव जैविकीय घटना है। फलस्वरूप इससे कोई भी अलग नहीं होता। यहाँ नगरों में पशुओं और मनुष्यों का समान महत्व होता है। अध्याय का विहंगवलोक। नगरीय केंद्र क्या है? नगरीय केंद्र आवास और अन्य गतिविधियों का ऐसा केंद्र है जहां गांवों की अपेक्षा आबादी घनी होती है। यहाँ के लोगों का संबंध खाद्य उत्पादन से नहीं होता, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, वाणिज्य, धार्मिक, कलात्मक, सैनिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों से होता है। स्पष्ट है कि इनकी विशेषज्ञता अधिक होती है। अनुपूरक व्यवस्थाओं के लोग अधिक निकटता से जुड़े होते हैं, क्योंकि इनसे लेन देन का अधिक प्रभाव होता है। संभवतः इसमें समन्वय की भावना अधिक होती है। समन्वय की भावना अधिक होती है। नगरीय केंद्र धनी और गरीब, शासक शासित, खरीदार और विक्रेता, शिल्पकार और व्यापारियों के आवास होते हैं। प्रारंभ में कृषि समुदाय के निवास स्थान, सामाजिक संगठन, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के घटनाक्रमों के फलस्वरूप सर्वप्रथम नगरीय केंद्र का उदय हुआ। नगरीय केंद्रों का अभ्युदय उस समय हुआ जब शासक, शिल्प विशेषज्ञ, व्यापारी और समृद्ध लोगों का एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ, जो राजनीतिक रूप से संगठित थे। अधिशेष क्या है? प्रारंभ में
प्रौद्योगिकी अधिक विकसित नहीं थी। फलस्वरूप कृषि उत्पादन कृषि अधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न नहीं कर पाते थे और उत्पादन का कुछ भाग किसी न किसी रूप में नगरों को चला जाता था। इस भाग को अधिशेष कहा जाता है। यह भाग भूस्वामी के भेंट शुल्क के रूप में राजा को आरोपित किया जाता था। नगरों में शिल्पकारों और व्यापारियों द्वारा विनिमय के रूप में हो सकता है। अलग अलग व्यवसायों के लोग पर्याप्त संख्या में नगर में रहते हैं। नगरीय निवासियों के मध्य संबंध प्रायः औपचारिक होते हैं। ये लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं का आर्थिक रूप से बड़ा भाग स्थानीय बाजारों से ही पूरा करते हैं। नगरीय शक्ति का केंद्र और नियंत्रण स्थल ब्राडल ने कहा कि शहर प्रभुत्व के लिए सर्वोपरि होता है। नगर का उदय मानव के बीच संबंधों में परिवर्तन का प्रतीक है। जनजातियों से भिन्न राज्य राजाओं के केंद्रीकरण पर आधारित है। स्थानीय नातेदारी नेटवर्क से रहित राजा और व्यापारी सुदूर भूमि के राजाओं, सामंतों और शिल्पकारों के साथ विनिमय के नेटवर्क का सृजन करते हैं। विद्वानों का मानना है कि नगरों का उदय सामाजिक संगठन के क्षेत्र में रूपांतरण से संबंधित था। वस्तुतः नगरों में राज्य रहित हो सकता है, लेकिन राज्य रहित कोई नगर नहीं हो सकता। नगरों के संगठन के संबंध में औपचारिक संपर्क होने से धीरे धीरे औपचारिक लेन देन में लिखित रिकॉर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। लिखित आदेश शक्तिशाली शासक या व्यक्ति के आदेशों को उस स्थान तक ले जा सकते थे जहां वे स्वयं उपस्थित नहीं होते थे। इसका प्रयोग व्यापारियों के बीच समझौता, किसी राजा के अपनी प्रजा के लिए आदेशों को अग्रलिखित करने तथा धार्मिक उपदेशों को घोषित करने के लिए किया जा सकता था। प्रयोग व्यापारियों के बीच समझौते, किसी राजा की अपनी प्रजा के लिए आदेशों को अग्रलिखित करने और तथा धार्मिक उपदेशों को घोषित करने के लिए किया जा सकता था। इस प्रकार लेखन से कई संभावनाएं उजागर हो गई और ज्ञान का भंडार, स्तरीकरण और प्रसार संभव हो पाया। नगरीय इतिहास क्या है? नगरीय इतिहास दो प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रथम, ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में पलायन का। द्वितीय, ग्रामीण बस्ती का एक नए प्रकार की बसावट में परिवर्तन। नगरीय इतिहास न्यायिक, संस्थागत, जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन का अध्ययन है। अंतर्विषयक कल्पना के रूप में नगरवाद, इसके बारे में देखते हैं। नगरीय इतिहास को समझने के लिए विभिन्न विषयों के अध्ययन की जरूरत होती है, क्योंकि पिछली सदी के विषयों का ज्ञान का क्षेत्र विकास हो जाता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली नगर है, जहां पहले जलापूर्ति यमुना नदी से होती थी और आगे चलकर गंगा, ब्यास नदियों से होने लगी, क्योंकि स्थानीय जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए जल विभाजन, वनों और नदियों के जल प्रवाह को जानना होगा। इसकी अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान और समाज विज्ञान आदि का अध्ययन करना होगा, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। नगरवाद और तुलनात्मक पद्धति।
नगरीकरण के अध्ययन में तुलनात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया है, जिसमें नगरवाद की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके लिए अभिनवजन्य आंकड़ों का संग्रह विभिन्न दृष्टियों से किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन से नगरीय प्रक्रियाओं में निरंतरता तथा परिवर्तन का प्रेक्षण करने की मदद मिलती है।